हे भगवान, ये कैसी कामचोर लड़की मेरे हिस्से आ गई है। देखो तो कितनी देर से पोछा ही मार रही है और अब तक पूरा भी नहीं हुआ। क्या एक पोछा लगाने में आधा दिन लगाना जरूरी है? घर में अभी ढेरों काम बाकी हैं। बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, और तू है कि आराम से पोछे में ही उलझी हुई है। तुझे क्या लगता है कि ये घर का सारा काम मैं अकेले करूं और तू बस इधर उधर घूमती रहे? नहीं माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पोछा बस हो ही गया है। मैं अभी बर्तन धोने लगती हूँ और फिर कपड़े, खाना भी बना दूंगी। मैं हर काम पूरा करूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन अब जरा फुर्ती दिखा। और हाँ, ये बात अच्छी तरह याद रख, आज तेरे पिताजी घर लौट रहे हैं। तो अगर जरा सी भी समझदारी है तुझ में, तो उनसे एक भी शब्द मत कहना कि ये सारे काम मैं तुझसे करवाती हूँ। अगर तेरे मुंह से कुछ निकला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी माँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और हाँ, ललिता के जागने से पहले नाश्ता तैयार रखना। तुझे पता है ना, वो उठते ही भूखी हो जाती है। उसकी भूख के सामने कुछ भी टिका नहीं है। माया इतना कहकर वहां से चली जाती है। सुमन वहीं खड़ी रहती है। उसकी आंखों में दुख और थकान की झलक साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके होठों पर कोई शिकायत नहीं। वह चुपचाप अपने काम में लग जाती है। सुमन के पिता, जो कि एक सफल व्यापारी हैं, अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार के लिए जाते हैं। वे महीने में एक बार ही घर लौटते हैं। आज वह दिन है। दोपहर हो गई है और तभी दरवाजे पर आवाज आती है। माया, अरे माया, कहाँ हो? जरा यहाँ तो आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आप आ गए? मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, सब ठीक है, लेकिन सुमन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। क्या वो बाहर गई है? कहाँ बाहर जाएगी महारानी, सो रही होगी। कोई काम धाम करती नहीं है। सारा बोझ मेरी पीठ पर है, और आप हैं कि हर बार उसे सिर पर चढ़ा देते हैं। कभी कुछ बोलते क्यों नहीं आप? अरे, वो अभी बच्ची है। जब बड़ी हो जाएगी तो खुद ही सब समझ जाएगी और जिम्मेदारी भी निभाएगी। बड़ी? इतनी उम्र हो गई उसकी, अब और कितनी बड़ी होगी। मैं जानता हूँ, लेकिन देखो, जब उसकी माँ चली गई थी तब मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तभी तुम मेरी जिंदगी में आई और तभी से मैं निश्चिंत होकर बाहर जा पाता हूँ। आपने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उसे कभी तोड़ना नहीं चाहती। सुमन मेरी अपनी बेटी जैसी है, चाहे सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। पिताजी, आप आ गए। मैंने तो आपको बहुत याद किया, हर रोज। हाँ मेरी प्यारी बिटिया, मैं आ गया। और देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये सोने का हार। सोने का हार? पिताजी, ये तो बहुत कीमती होगा। आपको इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, तू हमारे घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी बिना आभूषणों के कैसी। ये हार अब तेरा है, इसे संभाल कर रखना बेटा। जी पिताजी, मैं इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखूंगी। धन्यवाद। तो आप सिर्फ उसके लिए हार लाए हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। नहीं बेटा, तुम भी मेरी बेटी हो। बस इस बार यात्रा में थोड़ा कम लाभ हुआ, इसलिए सिर्फ एक हार ही ला सका। लेकिन अगली बार वादा है, तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। ललिता, आज के लिए तुम्हारे पिताजी चांदी की माला लाए हैं, और सच कहूं तो खुशी इस बात की होनी चाहिए कि तुम्हारी दीदी को एक ऐसा तोहफा मिला है जो उनके लिए बहुत खास है। अगर कभी तुम्हारा मन हो तो तुम भी ये हार पहन सकती हो।
तेरी दीदी क्या मना करेगी तुझसे, है ना माया? हाँ ललिता, जब चाहे तब पहन लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। धन्यवाद पिताजी। हाँ ठीक है, पर अगली बार जरूर लेकर आना। अब की बार मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली पिताजी। पक्का बेटा, अगली बार जरूर लेके आऊंगा, वादा रहा। पिता के घर आने से सुमन का चेहरा फिर से खिल उठा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, एक अपनेपन की चमक थी जो महीने भर की दूरी के बाद लौटी थी। पिता के घर आने से सुमन का चेहरा फिर से खिल उठा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, एक अपनेपन की चमक थी जो महीने भर की दूरी के बाद लौटी थी। लेकिन जैसे ही पिता की उपस्थिति में माहौल में थोड़ी गर्मी और अपनापन घुलता, माया तुरंत अपना चेहरा बदल लेती। ऐसा बर्ताव करती जैसे सुमन उसकी जान हो, जैसे वो अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा सुमन से प्यार करती हो। सुमन तो बहुत ही समझदार और मेहनती हो गई है। देखिए ना, आपके आने से पहले ही सारा घर साफ कर लिया, खाना भी बना लिया। मैं तो सच कहती हूँ, अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी सहारा बन गई है। लेकिन यह दिखावा सिर्फ तब तक था जब तक भानु जी घर में थे। अगले ही दिन जैसे ही वो वापस अपने व्यापारिक दौरे पर निकलते हैं, सारा प्रेम, सारी मोहब्बत और सारा दिखावा खत्म हो जाता है। माया एक बार फिर उसी पुराने रूप में लौट आती है, कठोर, ताने देने वाली और क्रूर। हाँ। देखो तो जरा, नौकरानी बनने लायक भी नहीं और सपने महारानी जैसे दिखती है। जिस लड़की को बर्तन धोने तक नहीं आता, वो सोने का हार पहनेगी। सुन, तेरे पिता ने भले ही तेरे लिए वो हार लाया हो, पर तू उसे छुएगी भी नहीं, समझी? उस हार को पहनने का हक सिर्फ मेरी बेटी ललिता का है। पर माँ, पिताजी ने वो हार मुझे बड़े प्रेम से दिया है और कहा था कि इसे सहेज कर रखना। तो रखना, पर अब उसे ललिता को प्रेम से दे दे, वो भी सहेज कर ही रखेगी। और हाँ, कोई सवाल जवाब मत कर, चुपचाप जाकर अपने बाकी काम पूरे कर। अगर ज्यादा जबान चलाई तो जबान काट कर रख दूंगी तेरी, समझे ना? जी माँ। जब ये तनाव और बहस अपने चरम पर थी, तभी दरवाजे पर तेज आवाज होती है। किसी औरत की आवाज बाहर से आती है। माया बहन, ओ माया, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ, एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तू ये काम जल्दी जल्दी पूरा कर, मैं अभी आई। घर में और भी काम बाकी हैं, समझी? अब ज्यादा देर मत लगाना। हाँ बहन, बोलो। इतनी सुबह सुबह क्या बात हो गई जो खुद चल कर आई हो? बस एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ, सुनकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। तो बहन, आज इतनी सुबह सुबह किस बात की खुशी में चली आई हो? कोई खास बात है क्या? कहीं तुम्हारी सासू माँ का देहांत तो नहीं हो गया? इतनी खुशी, कहीं उसी का असर तो नहीं? अरे नहीं बहन, अभी तो उनकी उम्र बहुत लंबी है, फिलहाल तो उनकी बारी आने से रही। तो फिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हें सुबह सुबह मेरे घर खींच लाई? तूने राणा जी का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही ना, जो इस रियासत के सबसे बड़े सोने के व्यापारी हैं। हाँ वही। और अब वे अपने बेटे के विवाह के लिए एक योग्य कन्या की तलाश में हैं। जब उन्हें भानु जी के परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझसे बात करने को कहा। क्या बात कर रही हो बहन? ये तो बहुत बड़ी खबर है। और नहीं तो क्या, वो मेरे जान पहचान में ही आते हैं, तभी तुम्हारे यहाँ की बात मैंने सुझाई। उन्होंने मुझसे पूछा कि रिश्ते की बात करने के लिए कब आ सकते हैं। अरे ललिता के तो भाग खुल गए, तुम उन्हें कल के कल ही बुला लो। मैं आज ही सारी तैयारी शुरू कर देती हूँ। पर बहन,
पहले तो सुमन की शादी होनी चाहिए, वो बड़ी है ना। उसके होते ललिता की शादी करना क्या ठीक रहेगा? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। सुमन के लिए तो उसके पिता पहले से ही एक योग्य वर देख चुके हैं, बस समय का इंतजार है। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो फिर तो ठीक है, मैं कल ही राणा साहब के घर वालों को लेकर आ जाऊंगी। पड़ोसन के जाते ही माया का चेहरा जैसे दीप्ति से भर गया। मन ही मन सोचने लगी कि अब उसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता मिलने जा रहा है। ललिता, ओ ललिता, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या बात है माँ? इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। अरे बात ही ऐसी है बेटी, समझ लो कि तेरी किस्मत का ताला खुल गया है। अब तू महलों जैसी जिंदगी जिएगी, शाही बहू बनने जा रही है तू। आप क्या कह रही हैं माँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं बेटी, ये सच है। राणा जी, इस राज्य के सबसे बड़े स्वर्ण व्यापारी अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं, और वो बहू तू होगी। कल वो हमारे घर रिश्ते की बात करने आने वाले हैं। सच माँ? ये सपना जैसा लग रहा है। अब ध्यान से सुन ले, कल वो लोग आएंगे, इसीलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो कुछ मैं कहूँ वही करना, कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। जी माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगी। अरे आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। धन्यवाद, पर कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बस तैयार हो रही है, थोड़ी ही देर में आ जाएगी। तब तक आप लोग नाश्ता कर लीजिए। सुमन, ओ सुमन, मेहमान आए हैं, जरा नाश्ता लेकर आओ। ये लड़की कौन है? क्या ये भी आपकी बेटी है? नहीं नहीं, ये तो घर में काम करती है, मेरी नौकरानी है। मेरी तो बस एक ही बेटी है, ललिता। हमें तो बताया गया था कि आपके यहाँ 2 बेटियां हैं। अरे नहीं, वो तो पहले की बात थी। सुमन की शादी तो काफी समय पहले हो चुकी है। आप वो सब छोड़िए, देखिए ललिता आ गई है। नमस्ते। लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या वह घर के काम काज करना जानती है? घर के कामों की तो बात ही क्या, हमारे यहाँ नौकर हैं ही, लेकिन हम चाहते हैं ललिता को तो हिसाब किताब तक आता है। खाना बनाना अब भी नहीं आता, पर सीख लेगी। पिताजी, आपको तो एक सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए ना, तो क्यों ना मेरी शादी आप इस नौकरानी से करवा दें। मुझे ये ज्यादा पसंद आई। इसे तो सारे काम भी आते हैं और हिसाब किताब भी जरूर जानती होगी। क्या ये सही है? हाँ, थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ। पिताजी, मेरी बात मान लीजिए। मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूं। अगर आप हाँ कर दें तो उसे वो जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी जो अब तक जी रही है। तुम ये क्या कह रहे हो पुत्र? ये एक नौकरानी है। तुम एक नौकरानी से विवाह करने की सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, नौकरानी होने से किसी की इंसानियत कम नहीं हो जाती। मुझे कहां उसके घर जाना है, उसे तो मेरे साथ हमारे घर आना है। वो सुंदर है, समझदार है और अपने हर काम में निपुण है। मुझे नहीं लगता कि उससे अधिक गुणवान और संस्कारी बहू हमें मिल सकती है। अक्सर बड़े घरों की लड़कियां सिर्फ दिखावे में होती हैं, लेकिन इसमें सच्चाई है। विवाह करना है तो मेरी पुत्री ललिता से कीजिए, वो ही आपके योग्य है। पर यह सुमन मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसकी शादी पहले से तय हो चुकी है। तय तो हुई है, लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ। अगर वो चाहें तो इनकार कर सकती हैं। और वैसे भी
मुझे नहीं लगता कि उसका होने वाला वर मुझसे अधिक सक्षम होगा। सुमन, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? इतना सुनते ही माया सुमन को घूर कर देखने लगती है और आंखों से संकेत देती है कि वो इनकार कर दे। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं उनसे ही विवाह करूंगी जिनसे मेरा रिश्ता पहले से तय है। वो भले ही उतने अमीर ना हो, लेकिन मुझे उनका साथ पसंद है। देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था ना, ये विवाह नहीं करेगी। आप मेरी बेटी को देखिए, कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, हिसाब किताब जानती है। खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, सीख जाएगी। लड़के वाले आपस में फुसफुसाकर चर्चा करते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे बेटे को आपकी बेटी ललिता पसंद नहीं आई। सच कहें तो आपकी नौकरानी उससे ज्यादा सुंदर और गुणी लगी। पर मेरी बात तो सुनिए। अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें क्षमा कीजिए, हम चलते हैं। लड़के वाले चले जाते हैं। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चिंता मत कर। मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी, बस तू हिम्मत रख। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। तू तो चुप ही रहे, मनहूस कहीं की। तेरे कारण ही आज इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। पर माँ, इसमें मेरी क्या गलती थी? गलती तो मेरी ही है, जो तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तेरी माँ तुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई और तू दूसरों की खुशियों पर नजर डालने आई है। तू इस घर के लिए अशुभ है। मैं पहले तेरी शादी करके तुझसे पीछा छुड़ाऊंगी, तभी मेरा चैन मिलेगा। हे भगवान, पता नहीं माँ, मुझे मनहूस क्यों कहती है। मैंने तो उनका हर कहा माना है। कोई गलती की हो तो मुझे समझाइए, पर जब रिश्ता टूटता है तो उसका दोष भी मुझ पर क्यों? माँ, आज उस मनहूस लड़की की वजह से मेरा इतना अच्छा रिश्ता टूट गया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। चिंता मत कर, अब देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ऐसा क्या सोच रही हो माँ? अगर उसने तेरी शादी नहीं होने दी तो मैं भी उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं होने दूंगी। मैं उसका रिश्ता किसी बेहद गरीब लड़के से तय कराऊंगी, ताकि वो भी समझे दुख किसे कहते हैं। लेकिन माँ, पिताजी का क्या? उन्हें सुमन से बहुत लगाव है। अगर उन्हें पता चला तो वे नाराज नहीं होंगे? उसकी चिंता मत कर, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चिट भी मेरी होगी और पट भी। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है क्या घर में? ये आवाज कौन लगा रहा है? चलो जाकर देखते हैं। हाँ माँ, चलिए। क्या बात है, क्यों बुला रहे थे? नमस्कार, मैं कुछ बेचने नहीं आया। मैं भानु जी का संदेश लेकर आया हूँ। पिताजी का संदेश? हाँ, उन्होंने भेजा है। कल वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी का रिश्ता लेकर यहाँ आ रहे हैं, आपकी बेटी सुमन के लिए। सुना है जिनसे सुमन का रिश्ता तय करने की बात है, उनका महाराज जी से भी बहुत निकट संबंध है। महाराज जी से? तो फिर वो जरूर ही कोई बड़े रसूख वाला परिवार होगा। हाँ, और बताना तो भूल ही गया, वो इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक हैं। उनसे बड़ा व्यापारी इस पूरे क्षेत्र में कोई नहीं। भानु जी ने कहा है कि कल सुमन को अच्छे से तैयार करके रखना, वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं। माँ, ये क्या? इससे भी बड़ा व्यापारी? सारे अमीर लोग बस इसी के नसीब में क्यों लिखे हैं? ऐसे में तो सुमन बहुत ही ऊंचे घराने में चली जाएगी और हम सब उसके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर ललिता, आने दे लड़के वालों को, लेकिन शादी तो इसकी किसी गरीब से ही होगी। तू सिर्फ देखती जा, मैं अब क्या करती हूँ। अगले दिन भानु जी रिश्ता लेकर आते हैं।
माया, इनसे मिलो। ये हैं हमारे राज्य के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी, जिनका संबंध महाराज जी से भी है। अरे, कौन नहीं जानता आपको? आपके तो चर्चे हर जगह हैं। धन्यवाद, लेकिन परिचय तो बाद में भी हो जाएगा। अभी तो हम लड़की को देखने आए हैं। वो कहाँ है? वो तो तैयार हो रही है, आती ही होगी। आओ बेटा, मेहमानों को चाय दो। वाह भानु, तुमने जैसा बताया था, तुम्हारी बेटी उससे कहीं अधिक सुंदर है। हमें तो पहली ही नजर में पसंद आ गई। अरे, इतनी भी क्या जल्दी भाई साहब? दोनों को एक दूसरे से बात करने दीजिए। थोड़ी जान पहचान हो जाए, समझदारी बन जाए, तभी तो रिश्ते का निर्णय सही होगा। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं। बेटा, जाओ और अच्छे से बात करो, शर्माना नहीं। जी पिताजी। सुमन और वह युवक अकेले बात करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ, काफी देर हो गई है। हाँ, जल्दी बुलाइए, हमें आगे की बात भी करनी है। तो कैसी लगी आपको हमारी सुमन? हमें तो सुमन बहुत पसंद आई। वह सुंदर ही नहीं, संस्कारी भी लगी। हमें यह रिश्ता स्वीकार है। लेकिन माफ कीजिएगा, सुमन को यह रिश्ता स्वीकार नहीं है। क्या कहा आपने? लेकिन क्यों? असल में सुमन आपसे कहने से डर रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि वह किसी और को पसंद करती है। वो युवक गरीब है, इसलिए भानु जी नहीं चाहते थे कि यह बात बाहर आए, पर सुमन का दिल उसी के साथ है। अगर आप स्वयं से यह रिश्ता ठुकरा दें और कोई बहाना बना दें, तो हमारी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, लेकिन मैं ये बात सुमन से खुद सुनना चाहूंगा। सुमन, क्या यह सच है? क्या तुम किसी और से प्रेम करती हो? लड़के का यह प्रश्न सुनकर माया सुमन को घूरने लगती है और इशारों में हाँ कहने को मजबूर करती है। सुमन उसकी ओर देखती है, डरती है और फिर जी हाँ, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। कृपया ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हारा मन कहीं और है तो मैं जबरदस्ती विवाह नहीं कर सकता। हमें यह रिश्ता स्वीकार नहीं है। लेकिन बेटा क्यों? सुमन तो सुंदर है, संस्कारी है और मेरी बेटी भी है। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा? हाँ, पर मुझे पसंद नहीं आई। बिना पसंद के शादी करके हम दोनों ही जीवन भर दुखी रहेंगे। मुझे क्षमा कीजिए मित्र, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। बेटी, तू चिंता मत कर। ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं तेरे लिए इससे भी बेहतर रिश्ते लाऊंगा। पिताजी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कम से कम इस बहाने मुझे आपके साथ कुछ और दिन बिताने का अवसर तो मिल गया। मेरा मन तो यही कहता है कि मैं हमेशा आप ही के पास रह जाऊं। मेरी प्यारी बेटी, लेकिन विवाह तो एक दिन करना ही पड़ेगा ना। देखना, जिस भी घर में जाएगी वहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तू हकदार है। अगले ही दिन भानु जी फिर से व्यापार के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही घर का माहौल एकदम बदल जाता है। माया अब अपने असली इरादे पर आ जाती है। वह एक बेहद गरीब युवक को घर बुलाकर सुमन की जबरदस्ती शादी करवाने की तैयारी कर चुकी होती है। सुमन, इधर आओ, देखो कौन आया है, इससे मिलो। ये कौन है माँ? यही है तुम्हारा होने वाला पति। आज ही तुम दोनों की शादी होगी, समझी? लेकिन माँ, कम से कम पिताजी को तो बुला लेने दीजिए। उनकी बेटी की शादी में वो न होंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या तू मुझे मूर्ख समझती है?
तुझे क्या लगता है अगर तेरे पिता यहाँ होते तो क्या वो इस गरीब फटेहाल लड़के से तेरी शादी होने देते? माँ, ये तो सुन ले, या तो तू इस लड़के से शादी करेगी या फिर मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। अब फैसला तुझ पर है। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप चली जाएंगी तो मेरे पिताजी अकेले पड़ जाएंगे। तो फिर वही कर जो मैं कह रही हूँ, चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर। ठीक है माँ, आप जिससे कहेंगी मैं उसी से विवाह करूंगी। बस आप इस घर को छोड़कर मत जाइए। और फिर उसी दिन सुमन की शादी उस गरीब लड़के से करा दी जाती है। सादे से कपड़ों में, बिना किसी रस्म या रौनक के, सुमन अब एक टूटी झोपड़ी में पहुंच चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने उस मनहूस से छुटकारा पा लिया। अब वो जिंदगी भर उसी फटेहाल के साथ रहेगी। पर माँ, पिताजी से आप क्या कहेंगी? जो उस लड़के से कहा था वही, कि सुमन को किसी और से प्रेम था। वो लड़का गरीब था, इसलिए भानुजी मना कर रहे थे, तो सुमन ने खुद ही भागकर उससे शादी कर ली। बस। और क्या, मेरी बेटी को रुलाने वाली को मैं ऐसे ही थोड़े छोड़ देती। अब रहे उस गरीब के साथ जिंदगी भर। वाह माँ, क्या चालाकी दिखाई है आपने। चिट भी आपकी, पट भी आपकी, पिताजी भी खुश और आपकी मनहूस भी गई। और क्या, मेरी बेटी को रुलाने वाली को मैं ऐसे ही थोड़े छोड़ देती। अब रहे उस गरीब के साथ जिंदगी भर। सुमन की नई जिंदगी अब झोपड़ी में शुरू होती है। मुझे माफ करना, मेरी गरीबी के कारण तुम्हें इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जहाँ मेरे पति रहेंगे वही मेरा घर है। मुझे कोई परेशानी नहीं। सच, तुम्हें वाकई कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा पहनावा और चाल ढाल देखकर लग रहा था कि तुम किसी अच्छे घर की हो। फिर मुझ जैसे गरीब से तुम्हारी शादी कैसे हो गई? असल में मेरी माँ, मेरा मतलब सौतेली माँ, उन्हें लगता है कि मैं मनहूस हूँ। उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया तो दोष मुझ पर आया और उन्होंने मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी आपसे करवा दी। क्या कोई माँ अपनी ही बेटी को मनहूस कहकर एक गरीब से शादी करवा सकती है? वो मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कभी पराया नहीं समझा। सच्ची माँ जैसा ही मानती रही। शायद वो आपको कभी अपनी बेटी नहीं मान सकी। खैर, अब सब बीत गया। मेरा नाम अमर है और आपका? मेरा नाम सुमन है। मैं अभी कोई काम नहीं करता, लेकिन आज ही काम ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, घर में फिलहाल कुछ खाने को नहीं है। कोशिश करूंगा कि शाम तक कुछ ले आऊं, ताकि आज की रात भूखे न सोना पड़े। भूखे न सोना पड़े, बस यही सोचकर अमर अगले ही पल काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसके पीछे सुमन घर के सारे काम करने में जुट जाती है। सारे काम निपटाकर वह दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती है। इंतजार करती है अमर का, उसका साथी, उसका सहारा। शाम ढलते ही अमर थका हारा लौटता है, हाथ में एक कपड़े की पोटली जिसमें कुछ सब्जियां हैं। आज कुछ खास तो नहीं ला पाया। ये सब्जियां ली हैं, थोड़ी बासी हैं, लेकिन सस्ती थीं, इसलिए ले आया। कोई बात नहीं। वैसे आपको कोई काम मिला? माफ करना, काम नहीं मिला, लेकिन कल पक्का कोई न कोई काम ढूंढ ही लूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो। मुझे घर के सारे काम आते हैं। क्या मैं दूसरों के घरों में जाकर काम कर सकती हूँ? ये तुम कैसी बात कर रही हो सुमन? मेरे होते हुए तुम बाहर काम करोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बस कुछ दिन और इंतजार करो, मैं खुद ही कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ऐसा है तो ठीक है,
आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। अमर फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है और इस बार किस्मत उसका साथ देती है। उसे एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम मिल जाता है। शाम को लौटकर अमर ये खबर सुमन को सुनाता है। सुमन, आज मुझे काम मिल गया। मजदूरी का है, लेकिन शुरू तो हुआ। ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर अगर आप बुरा न माने तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। अरे क्यों नहीं, जरूर बताओ। मैं आज पानी भरने गई थी और मैंने वहाँ एक पेड़ पर बहुत सारे फल देखे, अलग अलग किस्म के। अगर आप चाहें तो उन्हें तोड़कर बेच सकते हैं। इससे बिना खर्च के घर में पैसे आ सकते हैं। बस एक ठेला लेना पड़ेगा। सुमन की सलाह अमर को समझ में आती है और अगली ही सुबह वह ठेला लेकर फलों को तोड़ने और बेचने निकल जाता है। फलों की ताजगी और अमर की ईमानदारी देखते ही लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचने लगता है। कुछ ही हफ्तों में उसकी कमाई अच्छी हो जाती है। देखो सुमन, तुम्हारे कहने पर मैंने इन कुछ ही दिनों में इतने पैसे कमा लिए कि अब हम एक छोटा सा घर खरीद सकते हैं। घर तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्यों ना आप बाजार में एक दुकान खरीद ले। तब आप अभी जितना कमा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कमा सकेंगे। सुमन की यह बात अमर को समझ में आती है। वे दोनों मिलकर एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं और एक ही महीने में इतनी कमाई हो जाती है कि वे एक सुंदर सा घर भी ले लेते हैं। अब दोनों पति पत्नी मेहनत, समझदारी और प्यार से जीवन बिता रहे हैं। एक महीना बाद सुमन के पिता की वापसी भानु जी घर में प्रवेश करते हुए, अरे माया, आज सुमन नजर नहीं आ रही। कहीं बाहर गई है क्या? कहाँ गई? भाग गई है तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैंने उसे कितनी बार समझाया, कहा कि गरीब है तो क्या हुआ, एक बार अपने पिता से बात तो कर, वो जरूर समझेंगे। पर उसने मेरी एक ना सुनी और भाग गई उसी लड़के के साथ। तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगा? पिताजी, माँ सही कह रही हैं। वो झूठ नहीं बोल रही हैं। बस बहुत हुआ। मुझे पहले से शक था कि तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को सताती हो, लेकिन सुमन ने कभी कोई शिकायत नहीं की, इसलिए मैं चुप रहा। पर सुमन मेरी बेटी है, वो मुझे बिना बताए कभी नहीं जाएगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब सच सच बताओ, वो कहाँ है, वरना समझ लो आज के बाद हमारा रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। आज से हमारे बीच का हर रिश्ता खत्म हो जाता है। अरे नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, ये सच है, वो भागी नहीं थी। मैंने ही उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी थी एक गरीब और फटेहाल लड़के से। क्या कहा? जबरदस्ती शादी करवा दी? कैसी औरत हो तुम? माँ कहलाने लायक भी नहीं हो। मैं ही मूर्ख था जो सोच बैठा था कि सुमन को माँ का प्यार मिल सकता है। काश मैंने तुम जैसी औरत से कभी विवाह ही न किया होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गुस्से में आकर मैंने पाप कर डाला, शायद ऐसा पाप जिसकी अब कोई क्षमा नहीं है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मुझे अभी के अभी अपनी बेटी के पास ले चलो। बताओ, कहाँ है मेरी सुमन? जी, मैं ले चलती हूँ। माया भानु को लेकर उस झोपड़ी तक जाती है जहां उसने सुमन की शादी करवाई थी। लेकिन ये झोपड़ी
तो बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है यहाँ। तुमने तो कहा था कि वो यहीं मिलेगी, कहाँ है वो? जी, वो लड़का यही रहता था, पर अब पता नहीं कैसे वो यहाँ नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरती है। बेटा, क्या तुम अमर को ढूंढ रहे हो जो यहाँ रहता था? जी अम्मा, क्या आप जानती हैं वो अब कहाँ मिलेगा? हाँ, वो अब गरीब नहीं रहा। उसकी शादी के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। अब उसने शहर में खुद का घर ले लिया है। शहर में कोई भी आपको उसका पता बता देगा, सब जानते हैं उसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। भानु और माया शहर की ओर निकलते हैं। कुछ लोगों से पूछने पर उन्हें एक सुंदर सा मकान दिखाया जाता है, वही जहां सुमन अब रहती है। पिताजी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? भानुजी सुमन को गले लगाते हैं और सारी बातें विस्तार से बताते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे। क्रोध में मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। बिना सोचे समझे तेरी शादी एक गरीब लड़के से जबरदस्ती करवा दी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप देखिए, अब ये गरीब नहीं रहे और मैं इनके साथ बहुत ही खुश हूँ। उस दिन माया को अपने हर एक किए की गहराई से पछतावा हुआ। उसने सुमन से क्षमा मांगी और वादा किया कि अब आगे उसका हर कदम सुमन की खुशियों में शामिल होगा।